चाहिए, वो है कि जब जब आप चुप रहते हो तब तब आप सामने वाले को मजबूर करते हो कि आपके बारे में सोचे। तो अगर मैं आपको बोल रही हूँ जय आरती बोलो, आप जय आरती बोल रहे, मैं आपसे पूछ रही हूँ आप कैसे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे, तो आप मेरे को मजबूर कर रहे हैं कि आपके बारे में मैं सोचूं। अंकल यहाँ पे ना बोल नहीं रहे, क्या हो गया, कैसे हो? अंकल के मुंह से जवाब ही नहीं निकल रहा। तो मैं भी सोच रही हूँ अंकल आंटी से पिट के आए। जवाब नहीं दोगे तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा कि आपको सुनना क्या है और समझना क्या है और मैं क्या बोलूं। कैसे हैं आप सब लोग? आकाश है? इजाज है? जय आरसीएम! जय आरसीएम! जय आरसीएम! जय आरसीएम! आंटी की बदनाम करनी पड़ रही है ना? आंटी बोल रही मेरे को कहीं बदनाम कर दो। देखिए आप सब लोगों के बीच में एज का अगर देखें ना तो आप सब लोगों के बीच में एक बहुत छोटी लड़की है। 25 साल का आरसीएम है और 26 साल की आपके सामने जो लड़की खड़ी हुई है। 25 साल का आरसीएम, 26 साल की। देखो इधर ध्यान मत लगाओ, ऐसी कोई सी भी सेमिनार नहीं है पूरे इंडिया में जहाँ पे लाइट नहीं गई हो, माइक का प्रॉब्लम नहीं आया, बच्चा नहीं चल रहा है, फिर भी मेरे को बोलने की आदत हो गई। तो अगर आप बोलोगे कि बिना माइक के बोलूं तो वो भी मेरा काम हो जाएगा। बिना माइक के बोलूं कि अगर ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है तो एक और माइक है, क्या करना है, चालू करके देना। 25 साल का आरसीएम है, 26 साल की तस्वीर। यहाँ पे देखिए सब लोगों से मेरी एज का, हर चीज का आपको ज्ञान एज से ज्यादा है। जिंदगी को कैसे जीते हैं, बच्चे कैसे बड़ा करते हैं, माँ बाप को कैसे ट्रीट करना होता है, पैसे कैसे कमाते हैं, आरसीएम कैसे करना है, उन सारी चीजों का ज्ञान भी आपकी एज से ज्यादा। यहाँ पे इतने सारे लोग आए आरसीएम के अचीवर्स, इतने बड़े बड़े अचीवर्स आए, सब लोगों ने बात की आरसीएम के बारे में, पर सब लोग शायद बात नहीं। पर जैसा कि मैंने आपको बताया 25 साल का आरसीएम, 26 साल की डे वन से जिस दिन आरसीएम चालू हुआ ना, उस दिन से मेरे पापा ने आरसीएम। तो आपको आरसीएम करने का ज्ञान मेरे से ज्यादा हो सकता है, पर आरसीएम को जीने का ज्ञान और देखने का ज्ञान तो मेरे पास बात करने की नहीं है, बात जो मैं बताऊंगी ना वो यहाँ से निकलेगी, यहाँ से जिया है। तो जिए हुए नॉलेज को आप जितना निकालना चाहते हो, ये आपके हाथ है, आपके ऊपर छोड़ रही हूँ कि आप मेरे को बताएंगे कि मैं कितना यहाँ पर बोल के जाती हूँ। आपके भी 150 रुपए वसूल होने चाहिए ना। ये है आपने अंजलि कोठारी सुनने के पैसे तो 150 रुपए वसूल होने। मैं आपसे एक भी ज्ञान की बात नहीं, एक भी ज्ञान की बात नहीं, क्योंकि आरसीएम मैंने नहीं किया, मेरे पापा ने। करने का ज्ञान मुझे है पर जीने का ज्ञान नहीं है। तो मेरे एक्सपीरियंस में आपके सामने रखूंगी, मेरी कहानियां मैं आपके सामने रखूंगी और आज मैं आपको बता के जाऊंगी कि क्यों इतनी पढ़ी लिखी लड़की जो इतिहास जॉब में थी वो आज आपके सामने। थोड़ा सा बैकग्राउंड दूं आपको मेरे बारे में, तो मेरे पापा मम्मी बहुत गरीब हालातों से आते हैं। इतना, अरे भाई इतना कि मेरी जो मम्मी हुआ करती थी शादी से पहले चिप्स बेचने का काम करती थी सड़क। आज आपको अंजलि कोठारी की हालत कुछ अलग नजर आ रही है। आज मैं उस चिप्स बेचने वाली लड़की की बेटी नहीं नजर आ रही हूँ। कैसी दिख रही हूँ मैं? अच्छी दिख रही हूँ ना? मैंने गले में सोना नहीं डाल रखा था, कुछ नहीं कर रखा था, कान में भी आर्टिफिशियल इयरिंग्स पहन रखे मैं, फिर भी आप मुझे देख के पता लगा सकते हो कि एक रईस की औलाद है।
50 रुपए पैसे हैं। अरे शर्म नहीं आती क्या? घर पे एक वाइफ है और एक बच्ची है। अगर वाइफ से प्यार नहीं करते तो बच्ची से प्यार करते हो ना। 50 रुपए में से 25 रुपए अभी निकाल के मुझे दे। मेरे पापा ने 25 रुपए मेरी मम्मी को दे दिए। बचे अब मेरे पापा के पास कितने? 25 से मेरे पापा ने 10 दिन का कोर्स किया, खाना नहीं खाया मैंने। और जब ट्रैवलिंग करते थे ना, शौचालय जो होता है ट्रेन में, उसके बाहर अखबार लगा लगा के मेरे पापा ने आंसू दे दिया। यहाँ पे आने का टिकट 150 रुपए था। मेरे पापा से तो अच्छी ही हालतें हैं आपकी यार। मैंने वो हालातें देखी नहीं आई। हालांकि मैं उन हालातों में पैदा हुई, पर मैंने वो हालातें देखी नहीं, क्योंकि जब तक मैं 2 साल की हुई थी तब तक मेरे पापा 86 करोड़पति बने। इस अंजलि को हमेशा से पता था कि आज इसकी लाइफ में जो कुछ भी है आरसीएम की वजह से ही है, क्योंकि आरसीएम से मेरे मम्मी से पहले मेरे पापा साधारण थे, कैसे नहीं हुआ। तो इस लड़की को हमेशा से रियलाइज करवा देते पापा मम्मी कि बेटा आज तेरी लाइफ में जो कुछ भी है वो आरसीएम की वजह से है, और आरसीएम के बिना तेरा कोई वजूद ही नहीं। हेलो, आवाज आ रही है पूरी? हमेशा रियलाइज मेरे को करवाते, पर फिर भी इस लड़की को भरोसा नहीं था इस खुद के सिस्टम। जिस सिस्टम से मेरा पालन पोषण हुआ, उस सिस्टम में आने का मेरा कोई वजूद नहीं। मैं चाहती ही नहीं थी इस सिस्टम में। मुझे ऐसा लगता था ये बुढ़े अंकलों का काम है, जिनके गंजे होते हैं, पेट थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है, और जो जय आरसीएम चिल्लाने में बाहर होते हैं, उन अंकलों का काम। ठान लिया था जिंदगी में कुछ भी कर लूंगी, पर आरसीएम नहीं करूंगी। और आज मैं कहाँ करूंगी? आप में से कितने लोग भगवान, ईश्वर, अल्लाह में मानते हैं? एक बार हाथ ऊंचा करके बताइए। आप सब लोग भगवान, ईश्वर, अल्लाह में मानते हैं। मैं एक कॉमन नाम दे रही हूँ, भगवान। आप सब लोग भगवान में मानते हैं। क्या आप ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी पर अगर एक पत्ता भी उड़ के कहीं और चले जाए ना, तो भगवान चाहे तो ही उड़ सकता है? मान सकते हैं? तो आप तो 50 साल के लोग हैं, आप कैसे हैं? भगवान चाहता था कि आज तेरे को बेटा मैं बैठाऊंगा ही बैठाऊंगा, और एक लड़की से बताऊंगा कि आरसीएम क्या है। भगवान भी चाहता था कि बेटा अंजलि तेरी जॉब तो जो कुछ भी है करती रहे, पर आना तो मैं वो लड़की हूँ जिसने ठान रखा हुआ था आरसीएम नहीं करूंगी, क्योंकि हर इंसान मेरे आसपास जो हुआ करता था वो आरसीएम करने से मना करता था, मुझे और मेरे पापा। गांधी जी, ब्रिटिश राज का समय चल रहा था अंदर। उस समय के रईस गांधी हुआ करते थे। गांधी साउथ अफ्रीका में पढ़ने गए थे। एक बार जब वो ट्रेन में बैठे हुए थे, तो ट्रेन से उनको एक अंग्रेज अफसर आया, धक्का मारा, निकाल दिया। बोला तुम हिंदुस्तानी हमारी जूती के नीचे रहोगे। गांधी जी को गुस्सा आया, उन्होंने बोला तुमने मेरे को मेरे ट्रेन कंपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया, मैं तुमको मेरे देश से बाहर निकाल दूंगा। अभी तो आप लोग तालियां बजा रहे हो, उस समय लोग गांधी जी के पास पागल इंसान। अरे भाई, अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए तोपे चाहिए, गन चाहिए, बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए। गांधी जी आपके पास है क्या? गांधी जी ने बोला नहीं, पर मेरे पास ये गुलाब का फूल है, रोज जाऊंगा। अंग्रेजों भारत छोड़ो, कल वापस जाऊंगा बोलूंगा अंग्रेजों भारत छोड़ो, परसों वापस जाऊंगा बोलूंगा अंग्रेजों भारत छोड़ो।
तो बाप फिर से बोल रहे हैं गांधी जी गुलाब का फूल देके थोड़ी ना अंग्रेज भागते हैं, पर क्या अंग्रेज भागे या नहीं भागे? सुनीता विलियम, जिस समय इंडिया में महिलाओं को बाहर निकलना अलाउड नहीं था, उस समय वो महिला अंतरिक्ष में पहुंच गई। फिर से लोग पागल औरत, महिलाओं का काम तो किचन में बैठ के काम करने का होता है, बड़ों का ध्यान रखने का होता है, बच्चों का ध्यान रखना होता है, स्पेस में थोड़ी ना पहुंचना होता है। क्या सुनीता विलियम स्पेस में नहीं पहुंची? राइट ब्रदर्स, उस समय जब हवा में सिर्फ पक्षी उड़ा करता था, उस समय उसने बोला मैं हवा में इंसान को उड़ाऊंगा। फिर से लोग पागल इंसान, हवा में तो पक्षी उड़ता है, इंसान थोड़ी ना उड़ता है। क्या एरोप्लेन है या नहीं है? कहने का मतलब ये है कि जब जब आप जिंदगी में कुछ हटके काम करते हो तो सबसे पहले दुनिया और सबसे पहले आपके पास वाले आपको पीछे खींचते हैं। मेरे पापा आरसीएम करते थे, इस बात का मुझे पता था, पर मेरे शहर में जहां से मैं आती हूँ भिलवाड़ा से, भिलवाड़ा में लोगों को चिढ़ होती थी मुकेश कोठारी से, क्योंकि मुकेश कोठारी एकदम से करोड़पति बन गया था और आसपास वालों को हजम नहीं हुआ तो उनके बच्चों के साथ में स्कूल जाती थी, उनके बच्चों को उनके मम्मी पापा हर कुछ सिखा के भेज देते थे और बच्चे स्कूल में आके मेरा मजाक उड़ाते थे, तेरे पापा का काम बेचने का है, तेरे पापा साबुन बेचते हैं, तेरे पापा नमकीन बेचते हैं ऐसा कैसा काम है। उस समय बहुत बुरा लगता था विपिन अंकल, इतना बुरा लगता था कि मेरे को ऐसा लगता था काम भी मेरे पापा को आर्ट से नहीं मिला। ये कैसा काम है भाई जहां पे सब लोग ही मजाक उड़ा रहे हैं? ठान लिया था आंटी, ठान लिया था नहीं करूंगी आरसीएम। पापा का काम है, मेरा काम नहीं है। ये मेरी जैसी लड़कियां नहीं। आरसीएम करने से भी मेरे पापा को हर उस इंसान से रोका जो खुद इस सिस्टम में स्टार राइजिंग कोर है। हर इंसान ने रोका मेरे पापा। सब लोग मना करेंगे जब तक आप करके नहीं दिखाओगे। सब लोग। एक फनी किस्सा बताती हूँ। सन 1998 में मेरे मम्मी पापा की लव मैरिज हुई। सन 1998 में मेरे मम्मी पापा की लव मैरिज हुई राजस्थान में। वो उस राजस्थान में जहाँ पे लड़कियां मतलब तो निकलती ही नहीं थी बाहर, उस राजस्थान में मेरे मम्मी पापा की लव मैरिज करने से पहले मेरे पापा मम्मी को सारे लोगों ने, घर वाले सारे लोगों ने बोला कर मत लेना कि लव मैरिजेस में डिवोर्स होता है। हर इंसान ने मना किया। पर एक मुकेश कोठारी की लव मैरिज चल गई, अब पूरे घर में लव मैरिज। देखिए मैं आपको अपनी घर की दशा नहीं बता रही हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही लव मैरिज कर, मैं ऐसा नहीं बोल रही, मैं तो आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि एक मुकेश कोठारी ने करके बता दिया तो आने वाली सारी जनरेशन का काम आसान हो गया। एक मुकेश कोठारी ने आरसीएम में अव्वल काम कर दिया तो आने वाली सारी जनरेशन का काम आसान हो गया। और वो जनरेशन आपके सामने खड़ी हुई है जिसका काम आरसीएम की वजह से आसान। और ये आसान काम समझाने, बताने, दिखाने आके हरिद्वार में आपके सामने अंजलि कोठारी। क्या नहीं दिया आरसीएम ने? अभी तक आपने लोगों को सुना कि कितने स्ट्रगल थे, कितना पापड़ बेड़ा, कितना क्या क्या किया इस लेवल पे पहुंचने के लिए, और आपके सामने एक लड़की खड़ी हुई जिसने एक भी पापड़ नहीं दिया। पता था जिंदगी में जो कुछ भी है आज आरसीएम की वजह से। इस आरसीएम की वजह से बिट्स पिलानी 7वीं कक्षा से मैं बाहर पढ़ रही हूँ, बोर्डिंग 7वीं कक्षा से। अभी बीच में पता है क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि मेरी हिंदी बहुत है। क्योंकि देखिए सुनिएगा मेरे को आराम से, मैं अभी से क्षमा मांग रही हूँ अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ गड़बड़ बोल रही हूँ और आपको समझ में नहीं आ रहा।
क्या है ना अंकल, 7वीं कक्षा से मेरे मम्मी पापा ने मुझे बाहर पढ़ने भेज दिया और एक ऐसे स्कूल में भेजा जहाँ पे खाना भी चाकू छुरी से खाना पड़ता था। मजाक नहीं करता, मेरे को रोटी सब्जी चाकू छुरी से खानी पड़ती थी। अब जहाँ पे बोलने का सिस्टम ही इतना अंग्रेज होगा, सॉरी खाने का सिस्टम ही इतना अंग्रेज होगा, वहाँ पे बोलने का सिस्टम तो अंग्रेजी हो गई ना, हो गई होगा। तो इसलिए मैं क्षमा मांगती हूँ आप लोगों से, बीच बीच में मेरी हिंदी आपको डगमगाती हुई दिखी और फिर भी आपको सुन के मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आपको मुझे सुनकर ऐसा लग रहा है कि नहीं यार सही तो बोल रही है हिंदी, तो अंकल आपकी भी हिंदी खराब है। क्योंकि मुझे तो पता है मेरी हिंदी खराब है। अगर आपको लग रहा है नहीं सही बोल रही है तो इसका मतलब आपकी भी हिंदी खराब है, हम सबकी हिंदी साथ में खराब है सभी। तो 7वीं कक्षा से मेरे मम्मी पापा ने बाहर पढ़ने भेज दिया। बिट्स पिलानी जाना जाता है इंजीनियरिंग के लिए, वहां पे मेरी एजुकेशन हुई है। 12th ग्रेड तक मैंने वहां पे पढ़ाई की है। 12th ग्रेड खत्म होने के बाद में मेरे को पापा ने एक चीज बताई कि बेटा हमारी सालाना फीस हुआ करती थी 5 रुपए स्कूल की, और तू 5 लाख रुपए से नीचे नहीं। फिर मेरी जब मेरे स्कूल से ग्रेजुएशन हो गई तो मेरे को न्यूयॉर्क भेज दिया मेरे मम्मी पापा ने पढ़ने के लिए, इजी पार्किंस न्यूयॉर्क। अभी अगर इंटरनेट पे चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड का नंबर 1 डिजाइनिंग कॉलेज है। हेलो, वर्ल्ड का नंबर 1। वहां पे मैंने अपनी 4 साल ग्रेजुएशन की। मैं न्यूयॉर्क में पढ़ती थी। जब मेरा ग्रेजुएशन खत्म हो गया तब मैं कोरोना वायरस के बीच में इंडिया आ गई थी। जब लोगों की नौकरियां उनके हाथ से जा रही थी, जब लोगों के फैमिली मेंबर जा रहे थे इस दुनिया से, जब लोग कितने परेशान थे कि घर पे खाने पीने के लिए क्या आएगा वो नहीं पता था लोगों को, उस समय मेरे पास 3 कंपनी से उस समय जब लोगों के पास पैसे नहीं थे, उस समय मेरे पास 3 कंपनी से होते, क्योंकि मैं अच्छी जगह से पढ़ के आई थी। सब लोग चाहते थे कि मैं उनके यहाँ पे नौकरी करूं, सब लोग चाहते थे कि मैं उनके वहां पे जाऊं और मैं अपनी सर्विसेज करूं। उनमें से एक कंपनी थी रेनड्रॉप मीडिया मैंने सेलेक्ट किया। और मुझे अच्छे से याद है जब मैं काम के पहले दिन में जा ही रही थी, मैंने एक दिन सुबह मेरे पापा को चाय पे पूछा था कि पापा मैं एक नौकरी करने वाली हूँ और मुझे पता है आपने एक नौकरी करने जा रही हूँ, पापा प्लीज मुझे बताओ एक अच्छी नौकरी कैसी होती है और क्या करना है। जो मैंने पूछा उसका जवाब तो नहीं दिया, और पापा ने मुझे एक चीज बोली जो मेरे दिमाग में बनी। पापा ने बोला, देख बेटा एक अच्छी नौकरी का तो मैं बता नहीं सकता, पर इस बात की गारंटी है 1 साल में तुझे पता चल जाएगा कि तेरे काम में और मेरे काम में कितना बड़ा डिफरेंस है। अंकल 1 साल बोला था पापा ने, हाफ ईयर में ही डिसीजन बना लिया। हाँ, क्या हुआ, कैसे परिस्थिति बनी। मेरी 1 लाख रुपए सैलरी हुआ करती थी ट्रेनिंग पीरियड, 1 लाख। कुछ लोग यही पे बोले 1 लाख रुपए 22 साल की लड़की जो बॉम्बे में अकेले रह रही है वो 1 लाख रुपए। अरे भाई हरिद्वार से बाहर निकल के देखो, पता चलेगा कि लड़कियां क्या क्या करती हैं। 1 लाख रुपए मेरी पर्सनल सैलरी हुआ करती थी। ये 22 साल की लड़की 1 लाख रुपए कमाती, पापा से पैसों की जरूरत नहीं पड़ती थी, हर काम मैं खुद करती थी, इतनी इंडिपेंडेंट। सब लोगों के पास हाथ है, हाथ एक बार ऐसे ऊपर और इसको ऐसे ठीक है और ऐसे गोल गोल, और मेरे साथ साथ बोल, एक लड़की जो 1 लाख रुपए कमाती है, 1 लाख रुपए कमाती है। आंटी करो ना वापस से बोलो, एक लड़की जो 1 लाख रुपए कमाती है आरसीएम करेगी क्या? दिल और दिमाग दोनों ने बोला ना। फिर से लाओ, हाथ ऐसे लाओ लाओ, आंटी करो ऐसे, इधर रखो आंटी, हाँ इधर बोलो, एक लड़की जो पैसों में ही पली पड़ी वो कभी आरसीएम करेगी क्या? फिर से जवाब दो। गुरु आपके सामने वो लड़की खड़ी, आपके सामने वो लड़की खड़ी हुई है
दावा देती हूँ इस बात का। और फिर जिस सवाल का जवाब तुरंत दिमाग ने नो दिया ना, बाय द एंड ऑफ दिस सेमिनार शायद आपका इस सेम सवाल का जवाब हाँ। नीचे करिए। मैं जब नौकरी करती थी 1 लाख कमाती थी आती, मुझे पता था मैं वो 1 लाख रुपए कैसे कमाती थी। मेरा मीडिया का काम हुआ करता था, बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम हुआ करता था। आप जितने भी सेलिब्रिटीज के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, देखते हैं, आपको देख के बड़ा अच्छा लगता है, उन सारे सेलिब्रिटीज के साथ मेरा काम हुआ। शिल्पा शेट्टी, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, इन सारे लोगों के साथ मैंने काम किया हुआ है। अगर यहाँ पे शिल्पा शेट्टी आ जाए और अंदर आपका हाथ पकड़ के बैठ जाए, अंदर को इतना मजा आ जाएगा, या फिर अगर यहाँ से अनिल कपूर आ जाए, अनिल कपूर का गाना चल जाए दीना दीना, सब लोग दीना 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 दीना। नौकरी का पहला दिन मुझे अनिल कपूर के घर पे अकेले भेज दिया था चाय पीने। नौकरी का पहला दिन अनिल कपूर के घर पे, ऑफिस में नहीं, घर पे अकेले चाय पीने भेज दिया। फिल्मी दुनिया का जो चकाचौंध है ना, यह है जहाँ पे लोग बाग तरसते हैं जाने के लिए, वो काम क्या है और वो काम करके आपके बीच में आई हूँ ये बताने कि आज के बेहतर और कुछ करना क्या है नहीं बताऊँ। करना क्या है तो आपको तो विपिन सर को पकड़ना पड़ेगा, उनके घर के बाहर टेंट लगाना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा समझाओ। डायरेक्टली कह रहे हो, यहाँ के बाद समझने तो जाओगे ही जाओगे, टेंट लगाना ही पड़ेगा विपिन सर के साथ। जब मैं काम करती थी 1 लाख रुपए कमा रही थी, मीडिया का काम करती थी, तो काम सारा मेरा रात में होता था क्योंकि सारे फिल्मी सेलिब्रिटीज उल्लू होते, रात में होते, तो सारा काम मेरा रात में होता था। मजे की बात नहीं करती हूँ, मैं रोज घर से 8 बजे निकलती थी और आती थी घर से 4 बजे 3 बजे रात में मतलब सुबह। मेरे पापा मुझे देख देख के बार बार यही बोलते रहते कि बेटा तेरी ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से तू ऐसा काम कर। मेरे जगह अगर आपका लड़का भी होता ना तो आप अपने लड़के को भी यही बोलते कि इतनी क्या मजबूरी है, इतनी क्या मजबूरी है, मैं हूं ना पीछे, तू ऐसा काम छोड़ दे। तो मेरे पापा को भी अच्छा नहीं लगता था मैं ऐसा काम करती थी। यार ये सही नहीं है। मेरे पापा को भी बिल्कुल अच्छा, आवाज आ रही है पीछे से? मेरे पापा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मैं ऐसा काम करती। मैं 1 लाख रुपए कमाती तो थी, पर 1 लाख रुपए किसके लिए कमाती थी, क्या करने के लिए कमाती थी, उसका आइडिया मुझे था ही नहीं। क्योंकि सैटरडे संडे भी मुझे ऑफ नहीं मिलता था, मीडिया का काम था तो मीडिया 24/7 चालू रहती। मैं जी किसके ले रही थी, कमा किसके ले रही थी, मेरा तो काम ही हो गया था। उनको टिफिन खत्म करो, उठो, टिफिन खत्म करो, काम करो, वापस से घर पे आ जाओ। क्या कर रही थी, किसके लिए कर रही थी, इसका आंसर मुझे बता दीजिएगा। मैं कमा तो रही थी पर कमा के खर्च करने की जगह तो थी नहीं, टाइम ही नहीं था मेरे पास। ऐसी कौन सी जॉब है, एक भी ऐसी जॉब बताओ जहां पे जब जब आपकी सैलरी इंक्रीज होती है तब तक आपका टाइम बच जाता है। एक जॉब नहीं आएगी दिमाग में और एक भी ऐसा व्यापार नहीं है जो दिमाग में नहीं आएगा। टाइम की कमी हो जाती है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ जाती है वैसे वैसे आपकी टाइम की कमी हो जाती है। सही कह रही हूँ? सही कह रही हूँ? मैं जब जब मेरे पापा की तरफ देखती थी, मैं देखती थी कि मेरे पापा तो चैन से सो रहे। मेरे पापा के सामने मैं कितना कमा रही हूँ, 1 लाख रुपए मेरे पापा के सामने कितना हो गया, इतना भी बहुत।
हाथ है ना, आप जाओ ना, करो ऐसे ऐसे करो, वैसे करो, और बोलो इतना सा और आरसी में का इतना सा। अंकल किया नहीं, मजा नहीं आया। आओ मेरे साथ करो, हाथ है तो करो, नहीं है तो लाओ। आज से सब लोग हाथ करो, ऐसे ऐसे करो, करो आंटी, करो करो, पीछे करो, और इसको ऐसे सामने लो, फिर इसको ऐसे बीच में लो, और बोलो मेरे साथ, एक जॉब में कम इतना सा, आरसीएम में कम इतना सा, एक जॉब में टाइम इतना सा, आरसीएम में टाइम इतना सा। मैं जब जब मेरे पापा की तरफ देखती थी, मैं देखती थी इंसान काम करने की जरूरत ही नहीं है। ये मेरे पापा के नीचे हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ, हंसी की बात नहीं है। मेरे पापा के नीचे 1.8 करोड़ लोग, 1.8 करोड़ मतलब 1.8 करोड़ लोग मेरे पापा के नीचे ऑल ओवर इंडिया काम कर रहे हैं। और 1.8 करोड़ लोगों में से 18 लोग रेगुलरली मेरे पापा के नीचे खरीदारी करते हैं और आरसीएम एज अगर 18 लाख लोगों में से सब लोग 1-1 रुपए की भी खरीदारी करें तो मेरे पापा की इनकम कितनी होगी? रियल तो इसलिए नहीं बता रही, मुझे पता छत फाड़ दोगे। आप लोग सब लोग काम इसलिए तो नहीं कर रहे हो सोच के कि आए राम मुकेश जी के छोटे छोटे बच्चे, हम काम नहीं करेंगे तो मुकेश जी बेचारे मुकेश जी के बच्चे खाएंगे क्या? ऐसा तो नहीं सोच रहे हो? आप जब जब अपने आप के लिए काम करते हो तब तब मेरे पापा की इनकम आती रहती है, इसलिए मेरे पापा को काम करना जरूरी नहीं। वीडियो तो बनाई है, जूम कर रहे हैं। कौन सा ऐसा काम है जहाँ पे काम करना ही ऑप्शनल हो और इनकम आए और टाइम हो जाए? हेलो, आ रहा है कुछ कुछ समझ में? हाथ लेके आओ, हाथ। अरे देखो, रिवीजन करते रहना पड़ेगा। रिवीजन नहीं होता है तो क्लास पूरी नहीं होती। आ जाओ, करो 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 करो। आओ इसको सामने लो। एक जॉब में कम इतना सा, और सिर्फ में कम इतना सा, एक जॉब में टाइम इतना सा, और सिर्फ में टाइम इतना सा। मेरी नौकरी को 1 साल हो चुका था, इतना समझ में आ गया था कि मैं तो कितनी भी बड़ी अफसर बन जाऊं, टाइम मेरे पास हमेशा कम ही रहेगा। पर जब जब मेरे पापा की इनकम बढ़ती है तब तब मेरे पापा का टाइम भी बढ़ता, मतलब बढ़ जाता है, टाइम हो जाता है। समझ में आया उस दिन, समझ में आ गया मेरे को कि मेरे पापा कुछ ना कुछ तो अच्छा ही करेंगे। मेरी जॉब में जॉब शायद मुझे कभी टाइम नहीं, मेरी जॉब शायद मेरे पापा जैसा मुझे कभी पैसा दे या ना दे, देगी भी तो मेरे पास टाइम कम हो जाएगा, और मेरे पापा के पास जब जब पैसा ज्यादा आता जाएगा तब तब मेरे पापा और जॉब होते हैं। समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ तो मेरे पापा सही कर रहे हैं, फिर भी डिसीजन नहीं बनाया आपसे, क्योंकि अभी तक आपका भी दिल कन्विंस नहीं हुआ है आपसे। तो मुझे पता है भाई, आपकी स्टोरी सुन रहा है, मेरे को पता है बहुत कन्विंसिंग लगेगी। अभी तो मैंने 2 चीजें बताई, अभी तो आगे आगे और कन्विंसिंग है। मैं जब एक नौकरी करती थी, नौकरी में मेरा काम हुआ करता था न्यूज़पेपर आर्टिकल लिखने। उस न्यूज़पेपर आर्टिकल को लिखने में आंटी मुझे 10 दिन तो लगते ही थे, क्योंकि पहले मुझे रिसर्च करनी पड़ती थी, मूवी देखनी पड़ती थी, सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेना पड़ता था, लैपटॉप खोलती थी, लैपटॉप चालू करके लिखती थी, बॉस अप्रूव करता था, एडिटर अप्रूव करता था, तब जाके कोई
पहले उसने एक ऐसा काम करना चालू कर दिया था जिसकी वजह से मेरा 10 दिन का जो काम हुआ करता था आज वो 5 मिनट में हो जाता। एक सॉफ्टवेयर आया, उसने मेरा छोटा सा काम नौकरी का ले लिया। मुझे पसंद नहीं आता था वो काम करना और उसने करना चालू कर दिया तो मैं भी खुश, अरे वाह, टेक्नोलॉजी का ये यूज है और मेरा काम आसान बन जाएगा। पर मैं भूल गई थी कि अभी मेरी नौकरी का तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है जो कंप्यूटर कर सकता है। धीरे 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 मेरी सारी नौकरी कब एक कंप्यूटर करने लग जाएगा उसका मुझे और आपको भी पता नहीं। अपनी बर्बादी के लिए ताली बजा रहे हैं, किसके लिए बजा रहे हैं? देखिए, अगर आपको मिलकर बड़े आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो आपकी तो लाइफ कट गई, पर आपके बच्चों का क्या? मेरे पापा ने तो मेरे लिए एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया जहाँ पे वो काम नहीं करे, रहे या नहीं रहे, फिर भी मुझे इनकम आती रहेगी। आप मेरे से जल सकते हो बार बार कि इतनी छोटी सी बच्ची मेरी अपलाइन पर है, इतनी छोटी सी बच्चे हमें आपसे सिखाएगी, क्या करोगे? मैं अपलाइन जल सकते हो आप मेरे से, पर हकीकत तो यही है मैं आपकी अपलाइन। आप सब लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? ताकि बच्चों के लिए पीछे को छोड़ के जाओ, ताकि बच्चों के लिए एक सिक्योरिटी नेट खड़ा कर पाओ, इसलिए तो कर रहे हो। पर अगर बच्चा निकम्मा निकल गया तो 1 मिनट में मेहनत जीरो होएगी कि नहीं? आज से मैं निकम्मे भी निकल जाऊंगा, फिर भी मेरी इनकम आप रोक नहीं पाओगे। जी हाँ, ये आरसीएम की सिक्योरिटी। मैं जब वो काम करती थी जिसमें 5 मिनट लग गए थे, आपके सारे काम ऐसे ही आपके हाथ से जाने वाले हैं। हरिद्वार में शायद इसका सेंस नहीं नजर आ रहा होगा, पर बाहर जाओ ना, देखो यूएस, यूके, इन सारी कंट्रीज में देखो, सारे इंजीनियर, सारे बेरोजगार। न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे आप। इस शिकारी के जो क्या बोलते हैं, शिकारी का सॉरी इस बीमारी के शिकार, देखिए मैंने आपको बोला था मेरी हिंदी कमजोर है। इस बीमारी के शिकार सिर्फ मैं ही नहीं, आप लोग भी। और अगर आप लोगों की लाइफ तो कट गई तो आपके बच्चे शिकार। दुनिया में 2 चीजें होती हैं, एक चीज जो सेंस बनाती है और दूसरी चीज जो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती है, जिसे हम बोलते हैं नॉनसेंस। सुना होगा वर्ड आपने, नॉनसेंस। अरे नॉनसेंस बातें मत कर। तो दुनिया में 2 चीजें होती हैं, एक चीज जो सेंस बनाती है, दूसरी चीज जो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती है, जिसे हम बोलते हैं कंप्यूटर। वही काम कर सकता है जिन बातों में सेंस बनता है। माने अगर कंप्यूटर को बोलोगे कि 2 + 2 क्या होता है, तो कंप्यूटर क्या जवाब देगा? और अगर कंप्यूटर को पूछोगे कि बेटा गुलाब जामुन ज्यादा अच्छा होता है या रसगुल्ला, तो कंप्यूटर क्या बोलेगा? कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। जब आप बिजनेस करते हैं तब आप लोगों के साथ बात करते हैं और लोगों के अंदर इमोशंस होते हैं और इमोशंस का कोई सेंस नहीं होता। गुलाब जामुन आपको पसंद है, मुझे पसंद नहीं है, इस बात का कोई सेंस है ही नहीं, पर हाँ लाइकिंग, इस बातों में कोई सेंस नहीं, इमोशंस का कोई सेंस नहीं होता। कभी देखा है क्या किसी कंप्यूटर को गली गली जाते हुए बोलते हुए, एक टाइम मुझे पता है तेरे किससे प्रॉब्लम लगती है, लेना ही न्यूट्रीचार्ज खा, इससे ठीक हो जाएगी? कभी सुना है? नहीं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में इमोशंस का काम होता है। जब आप लोगों से बात करते हो तब आप लोगों की डिफिकल्टी समझते हो, एक रिलेशनशिप बनाते हो, तब डायरेक्ट सेलिंग होती है। डायरेक्ट सेलिंग बिना रिलेशनशिप के होती ही नहीं है। और कौन सा कंप्यूटर है जो रिलेशनशिप बनाता है? कोई सा। कहने का मतलब ये है कि आपकी सारी नौकरी एक ना एक दिन, किसी ना किसी दिन आपके हाथ से चली जाएगी, पर एक काम है जो कि है आरसीएम, वो कभी भी आपके हाथ में नहीं जाएगा, क्योंकि इतना फ्यूचरिस्टिक काम है तो कभी कोई एआई कर ही नहीं पाएगा।
है क्या सुन के कि ऐसी जगह बैठे हुए हो जहाँ पे फ्यूचर एंडलेस है? अच्छा नहीं लग रहा है? तो तालियां जोरदार नहीं होगी? लाओ सब लोग हाथ ऐसे। लाओ लाओ फिर से बोलो। एक जॉब में कम इतना सा और सिर में कम इतना सा। एक जॉब में टाइम इतना सा और सिर में टाइम इतना सा। एक जॉब में सिक्योरिटी इतना सा और सिर में सिक्योरिटी इतना सा। अरे भाई कैसी जगह आ गए। सुना ही नहीं था आज से पहले कि ऐसा भी होता है। मुझे भी ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं होता है। यहाँ से जब आप जाओगे ना तो बहुत लोग बात रोकेंगे, बोलेंगे ऐसा नहीं होता है। आटा दाल चावल खाने से पैसे नहीं आते हैं। आटा दाल चावल खाने से तो पैसे जाते हैं, आते नहीं है। लोग बात देंगे पागल इंसान क्या समझा के जा रहा है। तो समझ में आ जाए। मैं जब सेलिब्रिटी के साथ काम करती थी ना, बहुत रिस्पेक्टफुल काम हुआ करता था मेरा, क्योंकि मैं सेलिब्रिटी को बताती थी कि कब जाना है, कब खाना है, कब नाचना है, कब कैसे पोज करना है, कब क्या बोलना है। वो भी एक सेलिब्रिटी मुझसे पूछ कर ही बोलता। पर अंत में हमेशा मेरा काम हुआ करता था एक सेलिब्रिटी के पीछे घूमना। इतनी हाई इनकम फिर भी घूमना किसके पीछे है? सेलिब्रिटी। मेरी बॉस मेरे ऊपर इतना चिल्लाती थी आंटी, इतना रुलाती थी मेरी बॉस की जिसकी कोई हद नहीं थी। एक तो मैं पूरी रात काम करती थी और उसके बाद भी जब मेरी मिस्टेक नहीं होती थी उसके ऊपर मेरी बॉस मेरे ऊपर चिल्लाती थी। सारे बॉस होते ही एक नंबर के खड़ूस एक नंबर। प्रियंका चोपड़ा का नाम आप सब लोगों ने कितने लोगों ने एक बार हाथ ऊंचा करके बताओ यार, कितनी एजुकेटेड ऑडियंस है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा जो मानी जाती है अपनी एक्टिंग के लिए, वो मेरी क्लाइंट हुआ करती थी। आज से 3 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं। किसी ना किसी वीडियो में उसके आगे पीछे घूमती हुई आपको मिलूंगी, आप लोग देखेंगे तो आपको मिलेगी। प्रियंका चोपड़ा 2023 में इंडिया आई थी 1 मार्च। मेरे बॉस ने मुझे बोल के रखा था कि बेटा बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। प्रियंका चोपड़ा इतने सालों बाद इंडिया आई है। प्रियंका चोपड़ा के लिए बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जहाँ पे बहुत सारे मीडिया वाले आएंगे। बेटा प्रियंका चोपड़ा को एक स्क्रिप्ट दे देना कि उसको बता देना कि उसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा हर कुछ ही बोल देगी ना बेटा तो मीडिया वाले हर कुछ। सिंपल। मेरी बॉस ने बोला स्क्रिप्ट लिखनी है, मैंने स्क्रिप्ट लिखी। प्रियंका चोपड़ा के पास जब मैं गई तो मैंने बोला मैडम आपको ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, ये बोल दो तो मुझे हर कुछ लिख देगी, प्लीज इन चीजों को मत बोलो। प्रियंका चोपड़ा देखते हैं, प्रियंका चोपड़ा देखते हैं कि बड़ मैं जैसे बड़बड़ कर रही हूँ वो भी बड़ बोली जा रही है बोलते प्रियंका चोपड़ा ने कुछ ऐसा बोल दिया जो उसको नहीं बोलना था। मेरी बॉस मेरे सामने आगे खड़ी मेरी तरफ देखा, ऐसे काम हुई, सबके सामने चिल्लाने लगी, अंजलि तेरा दिमाग खराब है, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने तेरे को समझा के बैठा था कि अगर ऐसा हो जाएगा तो प्रियंका चोपड़ा के बारे में लोग पागल कुछ ही लिख देंगे। ऐसा कैसे हो गया, तू बहुत खराब नौकरी कर रही है, इसको अभी के अभी छोड़, मैं तेरे को फायर कर रही हूँ। क्या बोला सीधा फायर। मैं सोच रही हूँ इसमें मेरी गलती क्या है? प्रियंका चोपड़ा का खुद का मुंह है, जो बोलना है बोल सकती है, इसमें मेरी क्या मिस्टेक है? जो मेरी मिस्टेक नहीं थी उसके ऊपर मेरी बॉस ने मुझे इतना रुलाया कि दिन का रात का इवेंट था, मैंने खाना भी नहीं खाया। 12 बजे के आसपास इवेंट खत्म हुआ था, मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गई। रोते मैंने पापा को फोन किया, क्योंकि बुरे समय में हमेशा आपको आपकी
फैमिली आ गई। 12 बजे के आसपास मैंने पापा को फोन किया, पापा सो रहे थे, मुझे आरसीएम का था, तो सो रहे थे। जगाया मैंने पापा को और मैं रोई, पापा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को काम नहीं करना है, मुझे क्यों कर रही हूँ मैं काम, किसके लिए कर रही हूँ, पैसे कमा रही हूँ, बहुत कम कमा रही हूँ, आपकी तरफ देखती तो आपके पास टाइम है, पैसा है, रिस्पेक्ट है, सिक्योरिटी है, मेरे पास क्या है? पापा मुझे नौकरी में कोई पॉइंट नहीं दिख रहा है, क्या मैं ये नौकरी छोड़ दूं और आरसीएम ज्वाइन कर लूं? आप मुझे आरसीएम करने दोगे? 17 साल तक मुकेश कोठारी की बेटी अंजलि कोठारी 17 साल तक अपने खुद के पापा की एक भी सेमिनार में नहीं। मेरे पापा, मुझे याद ही नहीं आता कि मेरे पापा ने कभी मुझे फोर्स किया। कभी भी मेरे पापा ने मुझे ऐसा बोला नहीं कि बेटा तुझे आरसीएम करना है और आरसीएम ही करेगा, कभी नहीं। मुझे बस एक चीज बताते रहे कि देख आरसीएम में क्या होता है और तेरी जॉब में क्या होता है, आरसीएम में ये होता है, जॉब में ये होता है। मुझे अपने तरीके से समझाते रहे तो मुझे प्रॉब्लम सारे यहीं पे चालू। आप एक गृहिणी हो, आपको आरसीएम में आटा दाल चावल समझ में आया है तो आप सबको ही आटा दाल चावल समझाते रहते हो। आटा दाल चावल ले ले, आटा दाल चावल ले ले, ये आटा दाल ये चावल ये सब। अगर एक महिला आपकी जैसी जिसको आटे दाल चावल से आपको समझ में आया, वो महिला मेरे पास आ जाए, एक ऐसी महिला के पास जिसको खाना ही बनाना नहीं, उसको कभी आटा दाल चावल समझ में आए? हमें ऐसा लगता है कि जिस तरह से मुझे आरसीएम समझ में आया है उसी तरह से लोगों को आरसीएम समझ में आएगा, पर ऐसा होता नहीं। ये मुकेश कोठारी इसलिए तो माने जाते हैं क्योंकि चेहरा देख के ही बता देते हैं कि किसको क्या सुनना है और किसको कैसे समझ में आएगा। ये मुकेश कोठारी इतनी ना सुनी है मेरे पापा ने, इसलिए समझ में आता है क्या सुना। अगर मेरे पापा ने आरसीएम क्यों किया? क्या होता है? क्या होता है? मेरे पापा ने पैसे के लिए आरसीएम किया, पर जो लड़की पैसे में ही पली बड़ी है, जिसने देखा कि पैसा है, वो आरसीएम पैसों के लिए क्यों करेगी? वो तो किसी और रीजन की वजह से करेगी जो पैसे के अलावा है। और मुझे एक चीज मेरी और जो मेरी जॉब में नहीं मिलती थी वो थी रिस्पेक्ट। अंत में हमेशा मुझे एक सेलिब्रिटी के पीछे घूमना पड़ता था, और यहाँ पे मेरे पापा छोड़ो, मेरे पापा की बात छोड़ो अंकल, मैं खुद बोल रही हूँ, मैंने अभी तक आरसीएम में एक भी काम नहीं किया, फिर भी यहाँ पे आई ना तो आप सब लोग खड़े गए। ये आपसे जो मान सम्मान आपको पूरी दुनिया ने देती ना, ये मान सम्मान यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे जितनी भी महिलाएं, सारा काम आप करते हो पूरे दिन भर में, बच्चे को कोख में आपने रखा, बच्चे को पाला पोसा आपने, खाना आपने बना के दिया, फिर भी बात पापा ने इसकी वजह से ये रिस्पेक्ट देता है, और इसकी वजह से मेरे पापा को रिस्पेक्ट मिली। अब मैं पैसे भी नहीं कमाती हूँ ना आरसीएम में, फिर भी मुझे रिस्पेक्ट मिलती है क्योंकि मैं मुकेश कोठारी की बेटी हूँ। मेरे पापा ने मेरे लिए कर दिया, चलो मत मेरे से, मेरे पापा ने मेरे लिए कर दिया, जो मेरे पापा ने मेरे लिए किया वो आप भी अपने बच्चों के लिए कर सकते हो। मेरे पापा करोड़पति, कभी सुना है कहीं पे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा? गारंटी है इस बात की? कभी सुना है कि इंजीनियर का बेटा हमेशा गारंटीड इंजीनियर ही बनेगा? ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है? कोई रूल नहीं है।
और आरसीएम में मेरे पापा करोड़पति तो अंजलि कोठारी भी करोड़पति। ये आरसीएम की पावर है, रिस्पेक्ट मिलती है आरसीएम में, इन सारी चीजों के साथ में रिस्पेक्ट आओ फिर से सब लोग ऐसा करें। आओ आओ करो वापस से करो ना आंटी। हाँ लाओ ऐसे वापस से ऐसे जाओ और मेरे साथ फिर से बोलो एक जॉब में रिस्पेक्ट आरसीएम में रिस्पेक्ट इतना सा, एक जॉब में टाइम इतना सा, आरसीएम में टाइम इतना, एक जॉब में इनकम इतना सा, आरसीएम में इनकम इतना सा। क्या हो रहा है? अभी तक तो हमें लग रहा था आरसीएम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं, और आज यहाँ पे 4 और रीजन दिख गए जो पैसे के अलावा। नहीं किया मैंने पैसे के लिए, पर जो मुझे जॉब में नहीं मिला वो उन सारी चीजों के लिए मैं आरसीएम में आई हूँ। और वो कौन कौन सी रीजन है? रिस्पेक्ट, टाइम, मनी, सिक्योरिटी। मेरे साथ साथ फिर से बोलेंगे रिस्पेक्ट, टाइम, मनी, सिक्योरिटी। ये 4 रीजन मिलने के बाद भी अगर आपके दिमाग में अभी तक कुछ जा नहीं रहा है और अभी तक अगर आपको लग रहा है हट आरसीएम मेरे लिए नहीं है, तो आपके दिमाग में कोई खराबी है, 100% कुछ ना कुछ खराबी। जो लोग जॉब करते हैं वो मेरी बात शायद दिल पे पहुंच रही होगी। इस लड़की ने किया, इतने पैसे कमाए हैं जो शायद यहाँ पे बैठे लोगों की शायद इतनी इनकम है नहीं है। ये 22 साल की लड़की 1 लाख रुपए कमाती है। मेरे खुद के 22 साल के करियर में, सॉरी मेरे खुद के 25 साल के करियर में, 26 साल के करियर ने मुझे ये सिखा दिया है कि जितना भी जल्दी पैसा कमाने वाली तकनीकें होती है ना, क्या बोला? मेरे खुद के करियर ने मुझे ये सिखा दिया है कि जितना भी जल्दी पैसा कमाने वाली तकनीकें होती हैं वो सीधा सीधा कहाँ पे जाती है? जेल की तरफ। मेरे पापा ने 25 साल में 25 करोड़ का घर बनाया है। कभी आइएगा भीलवाड़ा देखिएगा 25 करोड़ का घर। विपिन सर आए रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग हमारे घर पे आए। एक बार तो बता दीजिए मेरे को कौन कौन घर पे आए आज। राइट, आप सब लोग घर पे आ चुके हैं और आपने अपनी आंखों से देखा। आप सब चिल्ला रहे आरसीएम इतना बड़ा है, आरसीएम में ये होता है। नहीं दिखेगा, नहीं आएगा। हम सब लोगों की पूरी बॉडी में 5 में है ना, 5 इंद्रिय मतलब 5 कॉमन सेंसेस होते हैं। कौन कौन से वो कॉमन सेंसेस होते हैं? आँख, नाक, जबान, ये सारे जब कॉमन सेंसेस साथ में मिलकर काम करते हैं ना, तब कोई इंसान केपेबल होता है। नॉर्मल इंसान बोलते हैं कि ये इंसान अब जिंदगी में कुछ भी कर सकता है, ये इंसान केपेबल। पर सारी इंद्रियों में से सबसे तेज मतलब जब कोई काम हम देख लेते हैं, जब कोई चीज हम देख लेते हैं तो उस चीज के ऊपर हमें भरोसा हो जाता है कि ऐसा होता है। जैसे एक अंकल ने पर्स से चोरी कर ली। एक काम करते हैं ना, बुरा मत मानिए, ठीक है? एक अंकल ने इनके पर्स से चोरी कर ली। अंकल ने देख ली, इन अंकल ने पूछी और पुलिस आई। पुलिस ने बोला अरे चोरी इसने नहीं की है, चोरी तो इसने की है। तो इन अंकल को कभी भरोसा होगा क्या पुलिस के ऊपर? होगा क्या कभी? नहीं, क्योंकि आंखों ने देख ली। जब कोई चीज आंखें देखती थी तो हमें उसके ऊपर एकदम निरंतर भरोसा हो जाता है कि ऐसा होता है। अभी तक विपिन सर आपको बोल रहे थे, इतने सारे टेक्निकल अचीवमेंट्स जैसे बोल रहे थे कि एक लड़की है जो 1 लाख रुपए की नौकरी करती थी, एक लड़की है जो बॉलीवुड में नौकरी करती थी, एक लड़की है जो इतना सब कुछ होते हुए भी
आरसीएम में आ गई है। दिल और दिमाग उस समय नो बोल रहा था, पर देख लिया तो समझ में आ गया कि एक लड़की है जो कर रही है। मुझे बुलाने का सुनने का पैसा नहीं दिया है आप लोगों ने, मुझे देखने का पैसा दिया है। मुझे सुनाने का 150 नहीं दिया, मुझे सुनने का 150 नहीं दिया। विपिन सर ने दिखाने के लिए बुलाया है कि जब कोई देख लेता है तो भरोसा हो जाता है कि ऐसा भी होता है। अब अगर आपको किसी को समझाना है कि आरसीएम इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा पैसा आता है, इतनी बड़ी फैक्ट्री है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। यहाँ से बाहर निकलोगे तो फिर से लोग घसे बात करने से, खाना खाने से पैसा आता है, आता है। उसको इस माहौल में दिखाना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि ऐसा होता है। कुछ नहीं करने से भी एक लड़की के घर पे पैसा आता है, और वो एक लड़की करोड़पति है क्योंकि उसके पापा ने उसके लिए काम कर दिया। तो वो भी करो, देना चाहते हैं ना अपने बच्चों को मेरी जैसी लाइफ। एक बार छोड़ दे, आप तालियां हो जाएगी। अब यहाँ से जब आप हाथ निकलेंगे ना, आपके दिल में हलचल, आपको कुछ समझ में आ गया और आप तुरंत किसी को पकड़ोगे और उसको समझाने की कोशिश करोगे। पर पता है मजे की बात क्या है, वो इंसान ना करेगा। मैं लिख के दे, वो इंसान ना करेगा, क्योंकि आपको अभी बताने की कला आती ही नहीं है, बोलने की कला आती है। अगर 100 जनों की भीड़ में मेरे पापा को भेज दो या फिर विपिन सर को भेज दो, ये सारे धुरंधर लोग हैं, इन्होंने इतनी ना सुनी है कि अब अगर 100 जनों में से 80 लोगों को समझाए ना आरसीएम, तो वो 80 के 80 आरसीएम कर ही लेंगे, ज्वाइन कर ही लेंगे। पर आपको लोग ज्वाइन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपको खुद को इतनी नॉलेज नहीं है, और नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको लगातार लोगों से मिलते रहना पड़ेगा, लगातार बात करते रहना पड़ेगा। शुरुआत में लोग नो बोलेंगे, और उसका मतलब NO का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। जितनी ना सुनोगे उतनी अपॉर्चुनिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और वैसे भी आपको क्या पता तो की जरूरत कब पड़ेगी। अंबुजा सीमेंट सब लोगों ने सुना है ना? अंबुजा सीमेंट, हाथ ऊंचा करके बताओ यार, कौन कौन जानते हैं अंबुजा सीमेंट? राइट, अंबुजा सीमेंट का एक सेल्स पर्सन हुआ करता था हमारे भिलवाड़ा। मेरे पापा का बहुत अच्छा फ्रेंड हुआ करते हैं। वो एक दिन घर पे आए, उन्होंने बोला, मुकेश कोठारी जी, जय आरसीएम, कैसे हो? अंबुजा सीमेंट सबसे ग्रेट सीमेंट, इससे घर बहुत अच्छे बनते हैं। मेरे पापा ने बोला, अरे यार मेरे को सीमेंट की कोई जरूरत नहीं है भाई, तू सीमेंट बेचना बंद कर, तू सिर्फ बाहर चाय पी, बात करते हैं और घर पे चले जाते। तो सेल्स पर्सन ने बोला अंबुजा सीमेंट के, ओके सर, सीमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, चाय पिया निकल। 6 महीने बाद वो सेल्स पर्सन फिर से हमारे घर पे आया, बोला, अरे मुकेश जी, जय आरसीएम, अंबुजा सीमेंट सबसे ग्रेट सीमेंट, इससे घर बहुत अच्छे बनते हैं। पापा ने बोला, पागल इंसान, मैंने तेरे को 6 महीने पहले भी यही बोला था कि सीमेंट की जरूरत नहीं है, सीमेंट की बात मत कर, चाय पी और निकल। मैंने फिर से चाय पी और निकल गया। 2 साल बाद फिर से हमारे घर में उन्होंने बोला, मुकेश जी, जय आरसीएम, अंबुजा सीमेंट सबसे ग्रेट सीमेंट, इससे घर बहुत अच्छे बनते हैं। और अब मेरे पापा को घर बनाने की जरूरत थी। फिर से पहले जब सीमेंट की जरूरत आई, सबसे पहला नाम अंबुजा सीमेंट, सबसे ग्रेट सीमेंट, इससे घर बहुत अच्छे बनते हैं। कहने का मतलब आपको पता ही नहीं है इसको कब किसकी जरूरत पड़ जाएगी। आपका काम एज अ डायरेक्ट सेलर है लगातार लोगों से मिलते रहना, लगातार बातें करना, लगातार टच में रहना कि हमें नहीं पता कब किसको उसकी जरूरत पड़ेगी।
सुनोगे उतना अच्छा। शुरुआत में मुझे भी थोड़ी ना लोग बात सुनते थे, नहीं सुनते थे। आप सब लोग एज में बहुत बड़े हैं मेरे से, पहली बात लोग बात मुझे भी सीरियसली नहीं लेते थे, पर करती रही तो आज आप लोग हरिद्वार में हाउसफुल देख चुके हैं। ताने आता है अपने आप के लिए, हरिद्वार वालों के ताने बजाओ यार। मैं ना अपने दूसरे के ताने नहीं बजाती, बताओ बताओ। यहाँ पे बैठे कितने लोग हैं जो नए आए हैं, पहली बार आए हैं? कितने लोग हैं? हाथ ऊंचा करके बताएं। राइट, आप इतने सारे लोग पहली बार आए, आपको जबरदस्ती बैठा दिया है। राइट, मैं चेहरा देखते ही बता सकती हूँ कि कौन जबरदस्ती बैठा हुआ है, क्योंकि मैं खुद जबरदस्ती बैठाई भी गई का अंजाम। जब मैंने पापा को मेरे फोन करके बोला था ना कि पापा मैं आरसीएम कर लूं क्या, तो पापा बहुत खुश हुए। पापा ने बोला बेटा इसी दिन का तो इंतजार कर रहा कि कब तू आएगी, कब तू बोलेगी कि आरसीएम करेंगे पापा, आरसीएम को बढ़ा कर। हो गया है, वो दिन आ गया था मेरे पापा के। और सुबह उठ के मेरे को ऐसा लगा है ना मैं आरसीएम करूं। अब मैं ऐसा वेब बनाने लगी। वेब मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक जाला बनाने लगी कि कैसे पापा को जाले में डालूं और बताऊं आरसीएम करना नहीं है, वो तो यही मुझे। पर क्या है ना, मेरे पापा है, मेरा बाप मेरा बाप मेरे से एक कदम आगे, सबके बाप एक कदम आगे। उनको बुद्धू बनाने का कोई सीन नहीं। पापा को पता था कि अगर ये अब एक बार निकल गई ना तो वापस से कभी शायद आएगी, तो इसको अभी पकड़ लो और इसको जाने मत। मैं आरसीएम से भागती इसलिए थी क्योंकि आरसीएम में जोशीले लोग हुआ, जब देखो तब चाहे आरसीएम। मेरा दिमाग खराब, इसको इतनी कहां से एनर्जी मिल रही है? क्या कर रहा है इस एनर्जी का इंसान? क्यों वो चिल्ला रहा है जय आरसीएम? जबरदस्ती मेरे को पापा ने बोला फोन पे, बेटा अंजलि 17 मार्च 2023 नाला कपारा बॉम्बे में मेरी मीटिंग है, तू भी आजा। 17 साल तक मेरे पापा की एक भी सेमिनार में नहीं गई थी, जबरदस्ती मेरे पापा ने मुझे उस सेमिनार में बैठा दिया। बढ़ते ही मैंने चाहे आरसीएम, दिमाग खराब हो गया। अरे यार जिससे दूर भागनी थी वहीं पे चली गई, वहीं पे फंस गई। सोच लिया था एक बार दूसरे कान से बाहर निकालूंगी। आप लोग भी तो यही कर रहे हैं, आपकी सारी साइकोलॉजी मुझे पता है। एक कान से सुनूंगी, दूसरे कान से बाहर निकालूंगी। और लगता था कि आरसीएम में जितने भी लोग काम करते हैं वो एक नंबर के जोकर पागल इंसान। मेरे पापा जो खुद आरसीएम का काम करते हैं और सबके लीडर हैं, तो वो तो सबसे बड़े जोकर हैं। मुझे लगता था मेरे पापा को जोकर वाला काम दे दे, सब लोग बस चिल्लाते रहते जया, सब लोग बस गीत ही गाते रहते जया। बुरा मत मानिएगा, जो लोग अब आरसीएम कर रहे हैं, मैं खुद ही आपकी जोकर, बुरा मत मानिएगा। आज की सबसे बड़ी जोकर मैं ही हूँ आपके लिए, जो आरसीएम के बारे में समझा रही। मेरी भी ऐसी थिंकिंग हुआ, मैं भी वही रही। पूरी मीटिंग खत्म हुई मेरे पापा की। उस पूरी मीटिंग खत्म होने के बाद एक लड़की मेरे पास आई और उस लड़की ने मेरे को कुछ ऐसा बोला जिसकी वजह से मैंने निर्णय बना लिया आरसीएम। अभी तक सिर्फ मुझे पता था कि आरसीएम अच्छा हो गया है और आरसीएम मेरे लिए है, शायद मैं कर सकती हूँ इसको एज एन ऑप्शन। पर अभी तक मैंने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी थी क्योंकि मुझे आरसीएम करने का पर्पस, रीजन आरसीएम करने के, मनी टाइम सिक्योरिटी रिस्पेक्ट रीजन थे आरसीएम करने के, पर अभी तक पर्पस नहीं मिला था। लड़की आई, लड़की मेरे पास आई इवेंट खत्म होने के बाद। मेरे को उसने बोला दीदी दीदी ये लाइफ कितनी अच्छी है, दीदी आप जो लाइफ जीते हो ना मुझे भी, आप जो कर सकते हो, आप जो पहन सकते हो, जितना कमा सकते हो, जिससे बात कर सकते हो, जहाँ पे भी जा सकते हो, जो भी पहन सकते हो, जहाँ पे भी जा सकते हो, जो भी खा सकते हो, दीदी मुझे भी ऐसी लाइफ चाहिए। कैसे मिले? अंत में
सवाल का जवाब यही था आसिफ से कि आसिफ के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है अंजलि की लाइफ में। अंजलि को ठप से पर्पस मिल गया कि अगर जिंदगी में कुछ करना है तो आरसीएम ही करना है। जिस तरह से अंजलि कोठारी की लाइफ इस महिला की बनाई है, आरसीएम ने बनाई है ना अंजलि कोठारी की लाइफ, वैसे कितनी करोड़ों महिलाओं की लाइफ सिर्फ इस आरसीएम से बन सकती है। कितने मैं उस राजस्थान की लड़की हूँ जिस राजस्थान में लड़कियों को अभी तक कल्लू में रखते हैं, और आज उस राजस्थान की लड़की आपके बीच में खड़ी हुई है हरिद्वार बिना मम्मी पापा के। ये आरसीएम की सिक्योरिटी, आरसीएम का फैमिली सिक्योरिटी नेचर है आरसीएम का कि मैं खुलेआम कहीं पे भी जाना चाहती हूँ, मैं जा सकती हूँ। मैं उस आरसीएम की बेटी, ये आरसीएम की। आज मैं हरिद्वार में हूँ, कल मैं बॉम्बे में थी, उससे पहले मैं महाराष्ट्र में थी, उससे पहले मैं छत्तीसगढ़ में थी, उससे पहले मैं खुद के घर में थी, उससे पहले मैं हरिद्वार थी, बिहार थी। अरे भाई, हमारे जैसे एज के लोगों का सपना होता है घूम के काम करना। मैं घूम के काम कर रही हूँ और सारे तरह के लोगों से उनके घर पे जाकर काम करती हूँ। यंगस्टर का सपना होता है और मैं आप लोगों के सपने को जी रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोग जो नए, उनके मन में एक सवाल आना होगा, समझ लिया कि आरसीएम बहुत अच्छा, समझ में आ रही है लड़की तेरी बातें कि आरसीएम बहुत अच्छा, पर मन में एक सवाल बार बार आता है कि आरसीएम भाग गया तो। आता है ना ये सवाल, आ रहा है ना ये सवाल, आएगा क्यों नहीं आएगा? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भागता कौन है। भागता तो वो है जो कुछ वादे